हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं सूरजमल राठौड़ आप सभी का प्रेरणा क्लासेस बाय अलसी मीणा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने फर्स्ट क्लास में हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में आपने जाना, और हिंदी भाषा का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में जाना, और व्युत्पत्ति पक्ष के बारे में आपने जाना। आपके लिए वो बिंदु, वो कंटेंट बिल्कुल नया था। आज आप देख पा रहे हो थंबनेल में, आज क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार की पहली कक्षा आज रहने वाली है, रीड स्पेशल क्लास है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि वो मित्र भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके और आने वाले रीट में अपने क्वेश्चनों को सही कर सके। हिंदी व्याकरण की कहानी सूरजमल राठौड़ की ज़बानी, जुड़िए मेरे साथ, पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा। हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार के बारे में जैसे जैसे हम इस आगे बढ़ते जाएंगे, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार क्या है? हम जितने भी हमारे हिंदी व्याकरण में वर्ण लगते हैं उनके ऊपर हमारी जो पूरी चर्चा रहेगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वही तो विचार है। और उस पूरे टॉपिक का नाम क्या हो जाता है? वर्ण विचार हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें इस वर्ण शब्द की। हम हमेशा की भांति कोई भी शब्द की टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो उस टॉपिक के बारीकी से हम अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हम इस वर्ण शब्द के ऊपर हमारी चर्चा को रखने वाले हैं। आप कहोगे गुरुजी ये वर्ण शब्द कैसे बना? तो मैं आपको बताऊं, हमारी जो मूल धातु है, पूछोगे आप सर कि ये वर्ण शब्द है वो कैसे बना, तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत की ब्री धातु यानी हमारी जो मूल भाषा है उसकी ब्री धातु के साथ में हमने क्या जोड़ा? अन प्रत्यय जोड़ा। ब्री क्या है? यहाँ पर धातु है, और अन यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा के बातें मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि वे शब्दांश किसी मूल शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये आपको बात की गांठ मार लेनी है। प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, उनका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ब्री धातु है संस्कृत की और अन प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने जो शब्द है वो बनता है वर्ण। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। तो गुरुजी आपने इस वर्ण को इस प्रकार से क्यों नहीं लिखा? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा। हाँ आया है, तो मैं इसको भी क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये कहा कि हम ये वर्ण पढ़ने वाले हैं, ये नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको ये बता दूं, इस व्री धातु और अन प्रत्यय से दोनों ही शब्द बनते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है सर? तो मैं आपको बताऊं, तो ये आपका तत्सम शब्द है। ये आपका कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और ये आपका कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। इस वर्ण का ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये तत्सम है, यानी संस्कृत का शब्द है, और उसे हम जब हिंदी का शब्द बनाएंगे तो ये इस प्रकार से अपना रूप है वो बदल जाएगा। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था करण के बारे में, ये आपका तद्भव था और उसका तद्भव क्या होता है? ये करण होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट है, व्री धातु के साथ में हमने अन प्रत्यय लगाया तो ये वर्ण बना। दोनों ही शब्द यहाँ पर बन जाते हैं, ये तद्भव और तत्सम होते हैं। उसका मैं एक उदाहरण आपको और बताऊं इसके साथ। आपने ये शब्द देखा होगा जन्म, और आपने इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा नहीं सुना होगा, जन्म। ठीक है, किस किस ने सुना है? आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखोगे कि गुरुजी मैंने ये वाला देखा है और ये वाला भी देखा है। तो मैं आपको बता दूं, शब्द दोनों ही शुद्ध होते हैं। बाई चांस आप इस शब्द को जन्मदिन लिखते हो, इस प्रकार लिख देते हो, तो ये शब्द है वो अशुद्ध तो नहीं होने वाला है, लेकिन ये वाला जो शब्द है वो आपका क्या होगा? तद्भव होगा। ये वाला क्या हो जाएगा? आपका तद्भव हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी चीज़ को मैंने समझाने के लिए ये वाला उदाहरण दिया है। अब हम वर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्री धातु से ये बना है और अन प्रत्यय लगाने से इस शब्द का निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ पर इस वर्ण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा?
शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी भी शब्द का जब हम शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं तो उस शब्द की वो परिभाषा नहीं होती, उस शब्द की वो परिभाषा नहीं होती, बल्कि उस शब्द का वो क्या होता है, अर्थ होता है। तो इधर इस शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊं तो इस शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, चुनना होगा। क्या होगा, चुनना। वैसे आपने इस वर्ण शब्द का अर्थ देखा भी होगा। आप एक तो वर्ण ये पढ़ते हो, दूसरा वर्ण आप कोई वंश को वर्ण कहते हो। कोई भी वंश होता है कि वो कौन से वर्ण में जन्मा है, तो ये कहते हो वो जी फलाने वंश में जन्म गया, तो इस वंश का अर्थ ये भी होता है। यहाँ पर हमें इसका जो शाब्दिक अर्थ रखना है वो क्या है, चुनना है। अब उसके बाद में ये बात करूँ मैं, दो शब्दावलियाँ और है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक ध्वनि, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक मैं आपको लिख रहा हूँ अक्षर, और एक मैं लिख रहा हूँ आपको वर्ण, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 शब्दावलियाँ मैंने आपके सामने रखी। एक तो ध्वनि, दूसरा है अक्षर और तीसरा है वर्ण। गुरुजी तीनों में अंतर क्या है, हमें अंतर समझाओ। तो हाँ देखिए, तीनों में अंतर क्या है यहाँ पर। एक तो हो गया जी ध्वनि, दूसरा अक्षर और तीसरा वर्ण। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिना लिखे हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी क्या है, ध्वनि है। भाषा का कौन सा रूप है, ये मौखिक रूप है। मौखिक यानी आवाज़ है ये मेरी। लेकिन इस भाषा को मैं इधर आपके इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा भाग है, ये लिखित है। तो इसी प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मुंह से बोली जाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मुंह से बोली जाती है, मुंह से बोली जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मुंह से बोली जाती है वो ध्वनि है। वर्ण और ध्वनि में ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको इस बात को समझ लेना है। क्या बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ध्वनि और जो वर्ण है उन दोनों में महीन सा फर्क है। हमारी जो भाषा होती है उस भाषा के वर्णों को हम जब उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं, वो तो हमारी ध्वनि कहलाएगी। जैसे हमारी वर्णमाला में आता है ए, क, म, य, स, कुछ भी बोलो, ये तो हमारी क्या है, ध्वनि है। लेकिन मैं इसके सामने ये कह दूंगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित है, जो लिखी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वर्ण कहेंगे। एक था मैंने कहा ए, यहाँ पर मैंने ए को बोला, लेकिन मैं यहाँ पर इस ए को लिख रहा हूँ, ये क्या है, हमारा वर्ण है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, ध्वनि तो बोली जाएगी और वर्ण है वो लिखे जाएंगे। दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब कुछ प्रश्नों पर भी मैं चर्चा करूंगा, इससे पहले मैं आपको अक्षर के बारे में बता देता हूँ। गुरुजी ये अक्षर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अक्षर। अब शब्द का जब हम शब्द विन्यास या पद विन्यास करते हैं तो आपके सामने एक जोड़ निकल कर आता है, एक तोड़ निकल कर आता है, ए धन अक्षर। ए आपका उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, नहीं, और अक्षर का मतलब है जो नाश न हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे वर्ण जिनका कभी नाश न हो, वे वर्ण जिनका नाश न हो। अब नाश नहीं, कैसे नहीं होता नाश, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कहा राम, अब राम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें ध्वनियाँ कितनी हैं, इसमें वर्ण कितने हैं, इसमें अक्षर कितने हैं, उनकी भी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक परिभाषा तो मैंने ये बताई कि वे वर्ण जिनका कभी नाश न हो वो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। ये होते तो वर्ण ही हैं लेकिन उनका नाश न हो। यहाँ पर देखिए आपने क्या कहा, इस राम को बोला तो एक आपने रा और दूसरा आपने क्या बोला, मैं, यानी आपको 2 बार बलाघात करना पड़ा, एक तो रा पर और एक मैं पर। तो यहाँ पर राम में 2 अक्षर आपको मिलेंगे, राम में आपको क्या मिलेंगे, 2 अक्षर मिलेंगे। लेकिन आपको इसमें से वर्ण अगर पूछ ले तो आप जैसे इसका डिवाइडेशन करोगे,
आप इसका डिवाइडेशन करोगे तो आपके सामने ये वाले जो वर्ण निकल कर आते हैं 1 2 3 और 4 वर्णों की संख्या आपसे पूछ ली जाएगी तो राम में 4 होगी, और अक्षर आपसे पूछ लिए जाए तो कितने होंगे? 2 अक्षर होंगे। अक्षर की दूसरी परिभाषा यह भी रहती है कि वे वर्ण जिनको एक ही बलाघात एक ही झटके के साथ बोला जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। अब इस राम को मैंने बोला राम, 2 बार झटका लगा, एक तो रा पर लगा और एक मैं पर लगा, तो तीनों में फर्क समझना है आपको। भाषा की ये सबसे छोटी इकाई होती है, जो उच्चारित होती है वो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित है वो वर्ण है, और वे वर्ण जिनका कभी नाश न हो या एक ही झटके के साथ बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब देखिए हम वर्ण की परिभाषा की ओर लौटते हैं। क्या होती है वर्ण की परिभाषा और वर्ण कौन कौन से है उसकी भी बात हम कर रहे हैं। यहाँ तक की चर्चा आपको समझ में आई है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि गुरुजी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। और अगर कोई भी डाउट लगता है आपको तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका डाउट डाल दीजिए, उसको मैं एक डाउट सेशन के अंतर्गत एक डाउट सेशन कक्षा रखूँगा, जिसके अंदर मैं सभी जितने भी डाउट्स आप लोगों के होते हैं वो एक कक्षा में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम वर्ण की परिभाषा के ऊपर हमारी चर्चा करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। वर्ण की परिभाषा क्या होती है वो देखिए। क्या होती है परिभाषा? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अविभाजित हो उसे वर्ण कहते हैं। हाँ जी सर, हमें ये बात पता चल गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी और जो अविभाजित नहीं होगी। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा जी ये अविभाजित का मामला क्या है, तो इस मामले को भी मैं क्या कर देता हूँ, हल कर देता हूँ। आपके दिमाग में ये आई होगी बात, ये जाहिर सी बात है कि मेरे भी दिमाग में ये बात आई है कि अविभाजित क्या होता है, तो उसी प्रकार से आपके दिमाग में भी आई होगी कि अविभाजित क्या है। तो इस बात को हम क्लियर करते हैं। अविभाजित यानी जिसका विभाजन न किया जाए, जिसका विभाजन न किया जाए, जिसका विभाजन न किया जाए, जिसको तोड़ा न जाए, जिनको खंडित न किया जाए, वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। कैसे है? जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो उदाहरण में जैसे मैंने ये क लिखा, इसके नीचे मैंने हल का प्रयोग कर दिया है। जैसे मैंने ए लिखा, जैसे मैंने यह लिखा, जिस प्रकार से मैंने ये लिखा। अब देखिए आपके सामने ये जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इनके टुकड़े कर सकते हो? क्या इनको आप विभाजित कर सकते हो? कर सकते हो तो करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन इनका कोई भी विभाजन यहाँ होने वाला नहीं है। तो ये जो अंतिम रूप आपको मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये जो आपके सामने अंतिम रूप आया उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में कुछ एक बात और आई होगी, ठीक है, कि गुरुजी आपने ये भी बताया होगा कि ये जो क है इसको क्या हम तोड़ सकते हैं? हाँ जी ज़रूर तोड़ सकते हैं। इसमें 2 वर्णों का यहाँ पर मेल किया गया है, यहाँ पर क हलंत के साथ में स्वर लगाया गया है, इसलिए ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा? है तो ये वर्ण का एक भेदी, बल्कि ये है क्या? एक व्यंजन है। और ये क्या है गुरुजी? हलंत लगा हुआ है। आपके दिमाग में है कि आपने इसको तो कह दिया व्यंजन है, इसको कह दिया आपने स्वर है, तो इसको क्या मानोगे? ये मैं आपको बता दूं, ये व्यंजन का मूल रूप है, व्यंजन का मूल रूप है। ये बात आपके दिमाग में आई होगी कि ये वाला जो मामला है वो क्या है? ये व्यंजन का मूल रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ मैं इसकी परिभाषा के बाद में।
अब मैं आपके सामने 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। रीट की बात करूं, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, एसआई, पटवार, पुलिस आदि में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा इन क्वेश्चन के ऊपर अपना ध्यान है वो लगा लेना, ठीक है। तो अभी हम इन क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाषा की, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपके दिमाग में डाउट होता है गुरुजी ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर क्या देना है। उसी उत्तर को क्लियर करवाने के लिए मैं ये 4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूं। आगे यहां पर लिख रहा हूं मैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये लिखना है, मौखिक इकाई या फिर उच्चारित होने वाली इकाई कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन ये आपको नोट करना है। चौथा क्वेश्चन आपको ये नोट करना है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। चौथा क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है। और पांचवा क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है। 5 क्वेश्चन आपको ये हो गए। और एक छठा क्वेश्चन और यहां पर नोट कर रहा हूं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। आपके सामने ये 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, हल करता हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, न तो लिखित लिखा गया है न ही मौखिक लिखा गया। क्वेश्चन आपको यहाँ पर सीधा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपका क्या उत्तर रहने वाला है, ठीक है। आपका उत्तर या मेरा उत्तर जो भी रहेगा, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो हम उत्तर क्या मानेंगे, वर्ण को ही मानेंगे। क्या मानोगे, वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। यहाँ पर तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। आपसे क्या पूछा गया, लिखित इकाई आपसे पूछी गई है। तो लिखित इकाई कौन सी होने वाली है, वर्ण होने वाला है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब मौखिक का मतलब मुख द्वारा व्यक्त की जाए, यानी ध्वनि जो मैं बोल रहा हूँ, आवाज़, ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मुख द्वारा बोली जाए वो कौन सी है, वो ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर, यानी जिस इकाई का अर्थ निकले सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी सार्थक इकाई। यहाँ पर वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। एक वर्ण है वो स्वतंत्र रूप से लिखा गया है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होने वाला है। तो अर्थ कौन सी इकाई का सबसे पहले निकलता है, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, जी गुरुजी, शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। हमारी जो भाषा है उसमें शब्द वही शब्द है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। बाकी निरर्थक शब्द होता है, उसका कोई भी काम भाषा में नहीं होता। तब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, शब्द होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावार्थ, भाव अर्थ।
आप जब तक कोई भी वाक्य नहीं बोलोगे कि राम घर जा रहा है, इस वाक्य का भाव, ये वाक्य नहीं बोला जाएगा जब तक इस वाक्य का भाव, सेंस, अन्वय आप नहीं समझ पाओगे। मैंने ये कहा राम, अब राम है, आप कोई भाव नहीं समझोगे। राम ने आपको अर्थ, आपने अर्थ लगाया राम है कोई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ राम घर जा रहा है, तो आप जरूर आप इसका भाव लगा लोगे कि कोई व्यक्ति, राम नाम का व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने घर पर जा रहा है, अर्थात उसका भावार्थ आप ले लोगे। तो भावार्थ निकलने वाली सबसे छोटी इकाई आपसे पूछ ली जाए तो वो कौन सी होगी? वाक्य होगी। उसके बाद में भाषा की सबसे बड़ी इकाई, और आपको पता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। कैसे हुआ गुरुजी बड़ी इकाई वाक्य? तो मैं आपको थोड़ा सा मेरी पिछली कक्षा में लेके जाता हूँ। मैंने ये कहा व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है जी वर्ण, और दूसरा अंग होता है शब्द, और तीसरा अंग होता है वाक्य। तीसरा अंग कौन सा होता है? वाक्य होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होंगे, और वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो उनसे क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में